warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात कर रहे हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम, इज इट रियली हैपनिंग। अभी टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब जरा समझिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट कहाँ है। ये टॉपिक आपको तीनों जगह काम आएगा, लेक्चरेट, जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू, और तीनों में लगभग फ्रेमिंग सेम होगी। अब जरा लेक्चरेट के टॉपिक देखिए जो मैंने आपके लिए लिखे हैं और ये किस तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला देखिए, फार्मर लोन वेवियर। क्या फार्मर लोन वेवर किसी तरह से फायदेमंद है किसान के लिए? दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2022। अब देखिए, हमारी जो सरकार है उनका मेन एम है कि 2022 तक एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल हो जानी चाहिए। अगर उनकी इनकम डबल हो रही है, इसका मतलब यह है जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी है वो भी डबल हो जानी चाहिए। क्या ऐसा होगा? अगला है, फार्मर प्रोडक्शन इंक्रीज बट इनकम डिडंट। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली जो फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है, पर उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही है? इसके बाद अगला है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अ क्रम्बलिंग बैकबोन। आज की तारीख में जो हमारा फार्मर है वो सुसाइड कर रहा है। इसका मतलब है जो एग्रीकल्चर की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ आ रही है वो अब कम होगी क्योंकि फार्मर्स तो सुसाइड कर रहे हैं। इसके बाद ये है कि सुसाइड ऑफ फार्मर्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, जबकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम निकल चुकी है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जीडी का टॉपिक भी देखिए आप। जीडी का टॉपिक किस तरह से फ्रेम होकर आएगा आपके सामने। वो कहेगा कि गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम हैज बीन लॉन्च and budget is doubled for agriculture sector, but income is not increase of farmer. What do you think is the single most reason behind the same? क्या रीजन है कि ऐसा हो रहा है? तो आपके ऑप्शंस वो देंगे, लेस अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स अमॉन्ग फार्मर्स, सेकंड करप्शन इन सिस्टम कि भाई पैसा जो सरकार लगा रही है वो फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं रहा है, तीसरा है एग्रीकल्चर पॉलिसी फेलियर, या कुछ और, एनीथिंग एल्स। इसके बाद जीडी में एक तरह से और पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस तरह से होगा, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रॉमिसिंग लोन वेवियर। कई स्टेट लोन वेवियर करने के वादे करती है। जैसे 2018 में बात करें तो कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब, यूपी, इन सभी सरकारों ने लोन वेवियर दिया, पर सुसाइड अभी तक रुकी नहीं, उल्टा इंक्रीज हो गई है। सो व्हाट डू यू थिंक इज अ सिंगल मोस्ट रीजन बिहाइंड द सेम? क्या रीजन होगा इसके पीछे कि भाई लोन वेवियर कंप्लीट ना करने की जगह पार्शियल लोन वेवियर एक रीजन है, या जो लोन वेवियर हो रहा है वो सिर्फ बैंक वालों का हो रहा है, जो नॉन बैंक से जिन्होंने लिया है, नॉन इंस्टीट्यूशन फॉर्म से लिया है, उनका लोन वेवियर नहीं हो रहा है। तीसरा, बैंक जो है फार्मर को अब लोन ही दे नहीं रहा है क्योंकि पहले वाले लोन चुके ही नहीं है, तो अब क्यों दे नए वाले, या कोई और रीजन है? अब जरा आते हैं पर्सनल इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बड़ा लंबा आंसर देना पड़ता है। तो वहां पर है, डू यू थिंक फार्मर इनकम इंक्रीज इन पास्ट 5 ईयर? भाई मोदी जी की सरकार को एक बार उनका टर्म हो चुका है तो कुछ तो इनकम बढ़ी होगी ना अभी तक, या कुछ भी नहीं बढ़ी, या लोन वेवियर जो है वो फार्मर की कोई मदद कर रहे हैं? इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपनी कहानी पे, जो हमारा मुद्दा है डबलिंग फार्मर्स इनकम। देखिए, पास्ट 70 ईयर्स में ना हमारे देश में बिजनेसेस ग्रो किए हैं। आपने नाइकी जैसे बड़े बड़े ब्रांड देखे होंगे, जो हमारी सैमसंग कंपनी है उसके प्लांट लग रहे हैं इंडिया में, एप्पल आईफोन हम लोगों के हाथ में आ गए हैं, साइंटिस्ट जो है वो मार्स पे जा रहे हैं, मून मिशन कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा जो अचीवमेंट हुआ है वो फार्मर्स के केस में हुआ है, और वो भी पुअर फार्मर्स के केस में। क्यों? क्योंकि आज भी अपने ट्रेडिशनल मेथड्स के दम पर वो आज भी 135 करोड़ की आबादी को खाना खिला रहे हैं। और खास बात यह है कि इस 35 करोड़ को जो खाना खिला रहे हैं उनमें से 3 लाख फार्मर्स ने अब तक सुसाइड कर ली है। अभी जो 3 लाख फार्मर्स की सुसाइड है ये फोर्ब्स ने बताई है, मतलब सरकार का डाटा नहीं है, एक इंडिपेंडेंट फर्म का डाटा है। और ये बात कही जाती है कि इतने लोग तो किसी लड़ाई में भी नहीं मरते जितने लोग 12 साल में हमारे देश में मर गए हैं। और ये जो डाटा है 2016 से अभी तक रिलीज नहीं हुआ है नया डाटा, मतलब 3 लाख फार्मर्स की जो मरने की संख्या है ये हमें से 2016 तक की ही पता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब रियलिटी क्या है? देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है और उसकी जीडीपी आ रही है 17.9%, मतलब करीबन 18%। अब हमारा जो दूसरा फैक्ट ये है कि जो रूरल एरिया है उसमें मैक्सिमम पुअर लोग रहते हैं और रूरल एरिया में ही फार्मिंग होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी आधी संख्या, आधी मतलब आधी पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। इसका मतलब है उनकी इनकम भी लो है, और इनकी जो इनकम लो है वो नीति आयोग ने बताई है इन फार्मर्स की, वो है 36,000 पर एनम, मतलब साल का ये से 36,000 रुपए कमाते हैं। आप सोच के देखिए, एक इंजीनियर पास आउट होता है उसकी इनकम होती है 15,000 पर मंथ, और उसकी साल की तनख्वाह बैठती है करीबन 1,50,000। वो भी उससे अपना गुजारा नहीं गुजार पाता।
उसको भी अपने घर वालों से पैसे मंगाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फार्मर्स बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि उनकी फैमिली में तो 2 से 3 लोग होंगे ही होंगे। इसका मतलब एक और है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क पे है, क्योंकि हमारी आधी संख्या को किसी भी तौर पे इनकम का सोर्स नहीं बढ़ रहा है। अब जरा आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, सोच के देखो, जो सिर्फ 36,000 रुपए साल के कमा रहा है, तो वो एक्चुअली हमें जो खाना प्रोवाइड कर रहा है वो फ्री में कर रहा है, मतलब सब्सिडाइजिंग हो रही है। हम अर्बन रेट जो शहरों में रह रहे हैं उनको ऑलमोस्ट फ्री में खाना मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्शन। देखिए, इसमें सरकार ने कहा कि भाई जो हमारी फार्मर्स हैं उनकी तनख्वाह इतनी कम है, तो हम 4 काम करते हैं। 4 काम क्या क्या होंगे? पहला होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट। हम रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको बहुत कम कर देंगे, मतलब सीड्स, फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये सब होंगे ना, ये बहुत सस्ते दाम पे मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम हार्वेस्ट की जो क्रॉप होगी ना उसके लिए राइट प्राइस देंगे, मतलब जो फसल कट के आई है उसके अब राइट प्राइस मिला करेंगे। तीसरा ये है कि जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगी उसके लिए हम एक भत्ता देंगे, मतलब उसका जो हर्जाना हम भरेंगी सरकार। इसके बाद उन्होंने कहा कि फार्मर्स को खाली फार्मिंग के अलावा नए तरीके भी होने चाहिए, जैसे डेयरी फार्मिंग होनी चाहिए, मतलब गाय का दूध बेच रहे हैं, बकरी का दूध बेच रहे हैं, या फिश फार्मिंग होनी चाहिए कि फिश एग्रीकल्चर बना रहे हैं, मछलियों को पाल रहे हैं, फिर उनको मछलियों को मार्केट में बेच रहे हैं। इस तरह से होना चाहिए। या आपने सुना होगा आजकल सोलर पैनल लगा लेते हैं, सोलर पैनल लगाने की बातें करी जा रही हैं। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो उन्होंने 4 बातें कही हैं, इनको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 2017 का बजट जो था वो था 1 लाख, मतलब 1,21,000 बजट था। अब इस बजट को डबल कर दिया, ये हो गया 2,12,000 करोड़, इतना बजट कर दिया गया। और कुछ स्कीम्स लॉन्च कर दी। वो क्या थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और पीएम आशा। अब देखिए, फसल बीमा योजना मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी एक टाइप की, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपका कार इंश्योरेंस होता है, इसी तरह ये फसल की इंश्योरेंस की, मतलब फसल खराब हो गई तो हम आपको देंगे। फिर इससे कृषि सिंचाई योजना, कृषि मतलब इरिगेशन, मतलब सरकार इरिगेशन में अब आपकी मदद करा करेगी। अभी तक आप मानसून पे डिपेंड थे, अब आज की बात आप मानसून पे डिपेंड नहीं होंगे। अब यहाँ पर आता है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होगा कि पहले सॉइल की टेस्टिंग होगी और बताया जाएगा कि ये अभी किस सीड्स के लिए, किस क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। और लास्ट में पीएम आशा। पीएम आशा का काम यह है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कि आपकी क्रॉप की राइट प्राइस मिले, वो पीएम आशा के अंदर होगा। इसके साथ सरकार ने ऐसा किया कि एक ई नैम नाम की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल दिया। अब इसमें क्या होगा कि इसकी मदद से जो क्रॉप्स बेचने के वक्त राइट प्राइस मिलना चाहिए वो मिलेगा। अब होता क्या है, हमारा फार्मर होता है और एक हम होते हैं, उसके बीच में एक मिडलमैन होता है। वो मिडलमैन क्या करता है? फार्मर से क्रॉप्स खरीदता है और हमें बेचता है। तो इसमें मिडलमैन बहुत ज्यादा पैसा खा लेता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद सरकार ने क्या किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू किया और इसको बूस्ट करने की कोशिश की। मतलब सोच के देखो, अगर मान लो आप फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर यूज करो। मैन्योर मतलब क्या होता है? मैन्योर मतलब खाद, मतलब जैसे काउ डंक हो गया, या आपकी जो क्रॉप सड़ गई हैं उनसे मिलाकर खाद बनाई, मैन्योर बनाया और उसको खेत में डाल दिया, जिससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में बढ़ जाए और क्रॉप्स अच्छी आए। तो सरकार कहती है इसमें हमने 22 लाख हेक्टेयर लैंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो बहुत अच्छी बात लग रही है। इनफैक्ट सरकार का ये भी कहना है कि 2010 से 2014 तक 250 टन की ग्रोथ हुई थी फार्मिंग की प्रोडक्शन में, और 2017 से 18 में 280 टन की। तो सोचिए, देखिए 4 साल में जितनी प्रोडक्शन नहीं हुई उतनी एक साल में हो गई। सरकार का ये भी कहना है कि 10 से 25% हमारी इन स्कीम्स, इन योजनाओं के आने के बाद जो प्रोडक्शन है, फिशिंग की, मिल्क प्रोडक्शन है, पल्सेस का, गार्डनिंग का, वो बढ़ गया है। गवर्नमेंट यही नहीं कह रही, गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि वो एमएसपी बढ़ाएगी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये 1.5 गुना बढ़ा देगी। अब ये कह रहे हैं कि उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये इन बातों का ध्यान रखेंगे कि किसान को अपनी मेहनत का, उसके फ्यूल का, फर्टिलाइजर, सीड्स का, इरिगेशन का, लैंड रेवेन्यू का, वर्किंग कैपिटल, और जो उसने अगर लैंड किराए पे ली है उसका खर्चा भी उसे मिल जाए, तभी उसकी जो क्रॉप की उसकी राइट प्राइस मिल पाएगी उसे। तो इस बात का गवर्नमेंट ने ध्यान रखने का वादा किया है। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा है तो आज भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और सड़कों पे इस तरह क्यों आ रहे हैं? ये 2018 की फोटो है और इसमें करीबन 40 से 50 हजार लोग, मतलब फार्मर्स, सड़क पे आ गए हैं। आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, बहुत सारे हैं। अब इसमें 40 से 50 हजार जो फार्मर्स आए हैं
वो दो बार आए। एक आए मार्च 2018 में जो कि महाराष्ट्र में हुआ, जिसे हम कहते हैं किसान लॉन्ग मार्च, और दूसरी बार हुआ नवंबर 2018 जो दिल्ली में हुआ, वो था किसान मुक्ति मार्च। जब ऐसे दो बार आए तो इनके ऊपर कई सारे बर्डन्स थे। रीजन क्या था? जैसे मैंने आपको बताया एमएसपी बढ़ाई सरकार ने 1.5 गुना, यहाँ पर आपको दिखाया था। बट रियलिटी क्या है कि 1.5 गुना 2014 2017 के एमएसपी के अकॉर्डिंग बढ़ाई। देखिए, सरकार जब आई मोदी जी की सरकार, तो उन्होंने एमएसपी कर दी 3.6%, जो कि पहले था 19.3%। अब उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया, जो कि हो गया 5%। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को प्रॉब्लम आएगी। कहाँ तो 19.3% पे थे और अब वो सिर्फ 5% पे ही रह गए हैं। और ये जो रेटिंग है, जो इसका कैलकुलेशन है, ये करा है क्रिसिल ने। क्रिसिल एक प्राइवेट फर्म है जिसने जीए एमएसपी की ग्रोथ रेट को काउंट किया है। इसके बाद फार्मर्स की दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब वो एक क्रॉप को बेचने जाते हैं तो उसका 1 किलो का उन्हें 20 पैसे से लेके 1 रुपए मिलता है, और जो मिडिल मैन होता है वो उसे बेचता है 30 रुपए पर केजी से 150 केजी तक। आपने देखा होगा जो अनियन का आज प्राइस आ रहा है वो 80 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो वो जब बेचा गया था, जब फार्मर से खरीदा गया था मतलब, तो वो 20 पैसे से 1 रुपए तक खरीदा गया था। आप सोच के देखिए, अगर मान लो आपकी मैक्सिमम 1 किलो पर 1 रुपए मिल रहा है आपको, तो अगर मैं 1 किलो को 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको सिर्फ 1000 रुपए मिले। मतलब आप 1 किलो का ग्रो कर रहे हो पर आपको सिर्फ 1000 रुपए मिल रहे हैं। अब इसी वजह से जो तनख्वाह हो जाती है एक फार्मर की, वो 36,000 पर एनम हो जाती है। आप सोच के देखिए, एक फार्मर और एक मिडल मैन जिसे हम बिचौलिया कहते हैं, उन दोनों की मेहनत में कितना फर्क है। फार्मर पहले सीड्स लेकर आता है, उसे बोता है, फिर उसको इरिगेशन देता है, गाय भैंस या कोई भी जानवर आ जाए, भेड़ या शेर, उनसे बचाता है, अपनी क्रॉप को सड़ने से बचाता है, फिर उसे काटता है, फिर उसे स्टोर करता है, देन आपके पास लाने की कोशिश करता है। और उसी बीच में जो मिडल मैन होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ सेलिंग का काम करता है, और उसकी ये जो इनकम है वो भी टैक्सेबल नहीं होती। अगर आपको पता हो, जीएसटी पे जो क्रॉप्स की टैक्स है वो कुछ नहीं है। मतलब सारा का सारा जो पैसा होता है वो उसके अंदर ही चला जाता है, डीलर के पास ही चला जाता है। एक बात और, कई बार डीलर क्या करते हैं, मान लो किसी चीज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल अनियन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या करेगा, वो स्टॉक को रख लेगा और थोड़ा सा ही आगे भेजेगा, जिससे ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हुई है और उसको राइट प्राइस से ज्यादा पैसा मिल सके और उसकी जेब में सारा का सारा पैसा आ जाए। जब ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो इसके बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि रेगुलर रहती रहती है, वो होती इरेगुलर मॉनसून। सरकार ने कृषि योजना बना तो दी, पर जो मैक्सिमम 50% फार्मर्स हैं उनके पास पानी पहुंच ही नहीं रहा है, तो इस वजह से वो सड़कों पर उतर गया है। अब सोल्यूशन क्या है इस बात का? देखिए, सबसे पहले तो इस मिडल मैन को हटाना पड़ेगा। उस मिडल मैन के लिए हमें चाहिए होगा एक्सेस टू मार्केट। हमें कुछ कंपनी ऐसी हायर करनी होगी जो हमें डायरेक्टली मार्केटिंग करके दें और फार्मर से डायरेक्टली आम आदमी तक क्रॉप्स हैं या मैं कहूं जो फूड्स हैं वो पहुंचे। अब यहां पर एक बात और चाहिए होगी, मास इरिगेशन चाहिए होगा। मतलब जो एक छोटा फार्मर होता है उस पर 2 से 3 एकड़ तक की लैंड होती है, तो उस पर अगर इरिगेशन अगर हमारी जो सरकार पहुंचाना चाहे तो मुश्किल है। बट मान लो 10,000 एकड़ की लैंड है, अब उसको इरिगेशन चाहिए, तो क्या करें कि एक फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें करीबन 10,000 फार्मर्स हो, उनका लैंड इंटीग्रेशन करते हैं। लैंड इंटीग्रेशन से मतलब यह है कि वो क्रॉप अपनी मर्जी से उगाएं, जो उनको उगानी है, जो उनको अच्छा लगे वो उगाएं। बट जब इरिगेशन का टाइम होगा वो सबका एक साथ हो, तो इससे क्या होगा कि जो मास इरिगेशन में सबको पानी मिल पाएगा। अब यहां पर अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो फार्मर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इनफैक्ट इस चीज को आप 30% टैक्स भी लगा सकते हो सरकार को, फिर उसका 30% टैक्स मिलेगा। और एक बात और, क्योंकि अगर एक फार्मर की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी तो जो बैंक होंगे उन्हें लोन देना भी फार्मर्स को बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चैनल के थ्रू हम लोन दे रहे हैं और ये वापस रिटर्न करने के योग्य में है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इसी में वो है फार्म लोन वेवियर। हमारा सवाल ये था कि फार्म लोन वेवियर क्या किसानों की मदद कर रहा है, और उस पे 4 ऑप्शंस थे। अब इसमें हम जरा आगे बढ़े। अब आते हैं फार्म लोन वेवियर पे। फार्म लोन वेवियर अच्छा है कि बुरा? अब देखिए, इस बात को समझने के लिए पहले आपको थोड़े इसके बेसिक डिटेल में जाना पड़ेगा। मान लो आपने गाड़ी का लोन लिया, आप चुका नहीं पाए, आप कह रही है सरकार मैं चुका दूंगी। तो अब सरकार चुका रही है तो आपके तो मजे आ गए, आपने गाड़ी भी खरीद ली, आपके पास पैसे भी आ गए, आपको लोन भी नहीं चुकाना पड़ा। बट ये जो लोन सरकार चुकाती है ये मैक्सिमम पार्शियल होता है। मतलब कि जैसे आपने गाड़ी का लोन लिया 50 लाख, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने 10 लाख रुपए चुका दिए, तो बाकी जो 40 लाख थे वो अभी बाकी हैं।
तो फार्मर्स को वो भी चुकाना पड़ता है। उसके बाद मान लो सरकार ने कहा कि हम कंप्लीट चुका देंगे, पूरा का पूरा जो आपका लोन है वो सब चुका देंगे, तो अब मानने पे हमारे आना चाहिए कि सुसाइड नहीं होनी चाहिए। अब तो भाई पार्शियल लोन भी, ऐसा नहीं है कि पार्शियल लोन दिया जा रहा है, बट होता क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं वो बैंक की डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें लोन नहीं मिलता है आगे, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो प्राइवेट जो लोग होते हैं उनके पास चले जाते हैं लोन लेने के लिए, और वो जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम क्या आती है वापस लोन रीपे करने में। अब सरकार सिर्फ बैंक के लोन ही रीपे वापस करती है, तो वो तो फिर वापस फंस गए। इसके पैरेलल आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, 2018 में जो लोन वेवियर हुआ तो वो बेसिकली हुआ डीमोनेटाइजेशन की वजह से। डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्यों? क्योंकि वहां लिक्विडिटी क्रंच आ गया, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास पैसे रहे नहीं और वो एटीएम या डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट में नहीं करते। तो 2018 में जो सरकारें बनी, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सरकारों ने क्या किया, फटाफट अपनी सरकार को बचाने के लिए या इलेक्शन में जीतने के लिए लोन वेवियर अनाउंस कर दिया, और वही एक समय था कि 2018 में सबसे ज्यादा स्टेट्स ने अपने लोन वेव करे जिससे उनको वोट बैंक मिल सके। अब आते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म लोन वेवियर की। अब देखिए सरकार के पास ये पैसा आता कहां से? पॉलिटिशियन अपनी पैसे अपनी जेब से देते हैं पैसा? नहीं, वो हमारा पैसे लेते हैं। अब कैसे इसकी पूरी गणित है ये समझते हैं। सपोज करो एक इंसान की तनख्वाह है 30,000 पर मंथ और उसके होम लोन की ईएमआई है 10,000, कार लोन की 8,000, टीवी की 3,000 और बाकी जो पैसा बचा वो है 9,000 रुपए। ठीक है, अब उस 9,000 रुपए में उसके कुछ बिल्स भी होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल बिल, वाटर बिल, ग्रोसरी, तो उसके बाद जो पैसे बचे वो बचे 1,000 रुपए। अब सोच के देखो, हमारी सरकार लोन पे कर रही है तो उसके पास कुछ बहुत छोटा अमाउंट बचेगा, मतलब फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, उसने क्या किया उसमें से 60 करोड़ का लोन वेवियर दे दिया तो बचे 40 करोड़। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे ना उनमें पैसा पहुंचेगा नहीं, तो आपकी रोड, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल ये बनेंगे ही नहीं, तो आपका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और आपके जो होते हैं टैक्सेस हाई कर दिए जाते हैं, जिससे सरकार का जो रेवेन्यू है वो अपने लेवल पे आ जाए, तो इसका जो असर होता है वो आम आदमी पे भी होता है। तो ये बात है पूरी इकोनॉमिक्स पूरे फार्म लोन वेवियर की, ये बात आपको समझनी है दोस्तों। अगर ये होता है हमारा वीडियो का एंड। अब देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये कर देना कमेंट, लाइक, शेयर। आप इतने हरामी हो चुके हो कि आप लोग ये करते नहीं हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूट्यूब मेरी वीडियोस को आगे प्रमोट नहीं करता। अगर वो प्रमोट नहीं करेगा तो मुझे पकौड़े तलने पड़ जाएंगे, अब पकौड़े तलने पड़ेंगे तो वीडियोस आनी बंद हो जाएंगी। सो आप प्लीज इन वीडियोस को देखें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और मेक श्योर करें कि अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें एसएसबी की, तो इसको जरूर देखें। बहुत ही कमाल की वीडियो, सारे टॉपिक्स आपको ढंग से समझाए जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे लिए कोई मैसेज हो या आप कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो हैशटैग वाशने करके कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।